हेलो, हाय सभी को राम राम राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल चांद की क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत 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 स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बना के ज़रूर वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि ये जो है ना, ये सारे क्वेश्चन आपको जितना भी प्रोवाइड कराएंगे PYQ है। और PYQ ऐसा रहता है कि उससे मिलने की संभावना पूरी की पूरी रहती है, अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट सही है तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और हाँ, अगर आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगे ना, तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यान पार्क में हैं और भूकंप आ गया है। आप सुरक्षा की कौन सी युक्तियों को अपनाएंगे? आपको ऑप्शन में दे रहा है इमारतों से दूर, खुले में रहिए, स्टे इन द ओपन, अवे फ्रॉम बिल्डिंग। फिर बोल रहा है रन इनटू द नियरेस्ट बिल्डिंग, किसी निकटतम इमारत में भाग जाइए। फिर बोल रहा है गेट अंडर द नियरेस्ट ट्री, निकटतम वृक्ष के नीचे खड़े हो जाइए। फिर आपको फोर्थ ऑप्शन दे रहा है कि रन आउट ऑफ द पार्क द नियरेस्ट रोड, पार्क से निकलकर भागते हुए निकटतम सड़क पर चले जाइए। तो देखिए, ऑप्शन में आपसे बोला है ना कि आपको भूकंप से बचना है, तो भूकंप से बचने के लिए आप तरीका क्या अपनाएंगे? क्या अपनाएंगे कि आप लोग रोड पर चले जाएंगे? रोड पे वाहन भी तो चलती रहती है ना, तो कहाँ से ऑप्शन सही लग रहा है? अगर आप निकटतम वृक्ष के नीचे खड़े हो जाएंगे, तो ये तो पूरी पूरी की संभावना है कि भूकंप आएगा, तो पेड़ गिरने की भी पूरी संभावना हो सकती है, तो फिर हानि भी होगी ना आप लोगों की। लेकिन देखिए, आपका फिर भी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि निकटतम इमारत में भाग जाइए आप लोग। अगर आप लोग निकटतम इमारत में भाग जाएंगे तो बहुत हानि होगी, क्योंकि भूकंप जो होता है ना, इमारत को भी गिरा देता है, अब बड़े बड़े घरों को गिरा देता है, बहुत हानि होती है। भूकंप साधारण नहीं होता है, तो इसलिए आपका ये बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन गलत है। लेकिन अगर आप इमारतों से दूर खुले में रहेंगे तो वहाँ आपकी सेफ्टी रहेगी, तो इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा देखिए, यहाँ पे आपका व्याख्या दे रहा है कि यदि हम उद्यान पार्क में हैं, हाँ, और भूकंप आ गया है, तो हम सुरक्षा के लिए इमारतों से दूर खुले में रहेंगे। शेष विकल्प है कि सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है। यदि आप खुली जगह पर हैं तब तक वहाँ रुकिए जब तक कि भूकंप के झटके ना रुक जाएं। मतलब वहाँ आप जहाँ खुले में खड़े हैं वहाँ तब तक रुकिए जहाँ तक आपका भूकंप ख़त्म ना हो जाता है। हाँ, फिर आप लोग देखिए, सिस्मोलॉजी क्या होता है? ये भूकंप का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा है जिसमें भूकंपों के अध्ययन किया जाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं, प्राथमिक अथवा पी तरंगे एक होता है आपका प्राथमिक अथवा पी तरंगे, द्वितीय होता है आपका एस तरंगे, और सतही अथवा एल तरंगे आपका तृतीय होता है, सतही अथवा एल तरंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भुज में 28 अगस्त को 2022 को भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन नाम से राष्ट्र को समर्पित किया था। आपके कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 28 अगस्त को 2022 को भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन नाम से राष्ट्र को समर्पित किया है। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। यहाँ पर आप लोग का नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप प्राकृतिक रंग जैसे नील हल्दी से मिश्रित और पुष्प के वर्णों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल की रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना, पेंटिंग बनाना निहित है? आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन दे रहा है कि मधुबनी, आपका ऑप्शन दे रहा है वर्ली, आपका ऑप्शन दे रहा है कलमकारी, और आपका ऑप्शन दे रहा है फुलकारी। आपसे क्या बोल रहा है कि निम्न में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंग जैसे नील हल्दी में मिश्रित और पुष्पों के
वर्णों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना, पेंटिंग बनाना निहित है। आपका ऑप्शन नंबर 20, आपका ऑप्शन नंबर मधुबनी सही हो जाएगा। मधुबनी आपका कहाँ का चित्रकारी है? तो ये है बिहार का, ये जो कि बहुत फेमस है। ये आपका मधुबनी चित्र जो होता है नील हल्दी से मिश्रित पुष्प के वर्णों से बना रहता है और ये चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला बनी रहती है। ये आप लोग देखिएगा, बहुत ही सुंदर बिहार की प्रचलित पेंटिंग है ये। और ये आपके सीटेट में ना हर साल, मतलब कोई भी ऐसा साल नहीं है कि जिसमें इस टॉपिक पे क्वेश्चन ना बने। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, व्याख्या दे रहा है कि मधुबनी कला में प्राकृतिक रंगों जैसे कि नील हुआ, हल्दी से मिश्रित और पुष्प के रंग, वर्णों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना या पेंटिंग बनाना निहित है। इसके अलावा कुछ प्रमुख चित्रकला एवं उनसे संबंधित राज्य भी निम्न है। कला आपका यहाँ पे देख सकते हैं, मधुबनी जो आपका बिहार में प्रचलित है, वर्ली जो है आपका महाराष्ट्र में, आपका वर्ली आप लोगों ने देखा तो वो आपके महाराष्ट्र में है। कलमकारी आपके आंध्र प्रदेश में, फुलकारी जो होता है आपके हरियाणा में। एक बार और रिवाइज करते चलिए ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा। यहाँ पे बोल रहा है मधुबनी जो होता है आपके बिहार का पेंटिंग है, चित्रकला है। वर्ली आपके महाराष्ट्र का है। कलमकारी कहाँ का है? आपके आंध्र प्रदेश का है। और फुलकारी कहाँ का है? तो आपके हरियाणा का है। तो चलिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है कि ऐसे भोज्य पदार्थों का एक समुच्चय चयन करिए कि जिन पौधे के समान भाग से प्राप्त किया जाता है। बोल रहा है आपका सेब, गन्ना, अदरक, गाजर, हरी मटर, जीरा, चना और गेहूँ। फिर बोल रहा है पालक, जीरा, आलू, पत्ता गोभी। फिर आपसे बोल रहा है कि टमाटर, सेब, टमाटर, अदरक, खुबानी। आपसे ये ना बोल रहा है कि ऐसे भोज्य पदार्थों का एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन पौधे के समान भाग से प्राप्त किया जाता है। तो सेब, गन्ना, अदरक, गाजर, ये तो डिफरेंस है ना। सेब आपका पेड़ पे पाया जाता है ऊपर, अदरक आपकी ज़मीन में, गाजर आपकी ज़मीन में, गन्ना भी ज़मीन में। तो ये गलत हो गया ना। फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पालक है, जीरा है, आलू है, पत्ता गोभी है। आपका जीरा भी आपके धरती के नीचे नहीं पाया जाता है। और आपका पत्ता गोभी जो होता है वो ऊपर की साइड होता है। पालक जो होता है, पालक भी आपका ऊपर की साइड होता है, लेकिन आलू जो होता है वो मिट्टी के अंदर पाया जाता है। फिर यहाँ पे आप लोग रख सकते हैं कि सेब हुआ, टमाटर हुआ, अदरक हुआ, खुबानी हुआ। सेब भी जब आ गया, टमाटर आ गया, तो ये सारे आपके, अदरक इसमें नीचे पाया जाता है। तो फिर ये तो मैच नहीं कर रहा है ना। लेकिन आपका जो हरी मटर हुआ, ज़ीरा हुआ, चना हुआ, गेहूँ हुआ, ये सारे आपके ऊपर ऐसे जैसे मिट्टी के अंदर नहीं पाए जाते हैं। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन पीस, ज़ीरा, चना और व्हीट। आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग का एक्सप्लेनेशन भी करके दिया है कि हरी मटर, जीरा, चना और गेहूं को पौधे के समान भाग बीज से प्राप्त किया जाता है। भोजन के रूप में जो पौधे का नाम होता है, आप सब्जी फल जो होता है, देखिए बैगन हुआ, मिर्च हुआ, सेब हुआ, ये फल है। ये फल की श्रेणी में आता है। देखिए ये जो है ना आपका बैगन हुआ, मिर्च हुआ, सेब हुआ, ये आपके फल की श्रेणी में आता है, ठीक है। मूंगफली हुआ, सरसों हुआ, सोयाबीन हुआ, हरी मटर हुआ, जीरा, चना, गेहूँ, यह आपके बीज में आता है। फिर आपका आलू हुआ, अदरक हुआ, ये तने में आ जाता है। और मूली, चुकंदर, शलजम, शकरकंद, ये आपकी जड़ें हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि नीचे घटनाओं का क्रम दिया गया है जिससे नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है। सही क्रम को ज्ञात कीजिए। नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं। और सेकंड ऑप्शन दे रहा है कि जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकता है। यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन दे रहा है कि सही व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है। और आपका फोर्थ ऑप्शन दे रहा है जल में हानिकारक रसायन अधिकता छोड़े गए हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्या बोला है कि आप लोग इसको मैच करने के लिए बोला है ना। एक सेकेंड रुकिएगा।
यहाँ पे आप लोगों को बोला है कि सही क्रम में लगाइए। यहाँ पे आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि नीचे घटनाओं का क्रम दिया गया है जिससे नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है, सही क्रम को ज्ञात कीजिए। तो आपका पहला हो जाएगा, आपका फर्स्ट होगा यहाँ पे जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े गए। फिर आप क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट हो जाएगा कि नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं। और फिर आपका जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकता है। उसके बाद आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है। तो आपका सही क्रम से ये देखिए, यहाँ पे आप लोग को थर्ड ऑप्शन में पैसेज में भी दिया है कि नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है, जिसका सही क्रम इस प्रकार है। सर्वप्रथम जल में हानिकारक रसायन में अधिकता छोड़े गए हैं जिससे नदी के जल की गंध जो होती है, अम्लता होती है और रंग प्रभावित होते हैं, जिसके कारण जल में जलीय जीवित नहीं रह सकते हैं। इसका कारण है कि सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है। इसीलिए विकल्प सी के अंतर्गत आता है DABC। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन से पौधों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कौन से पौधे का प्रवर्धन आपके बीजों के द्वारा होता है। ऑप्शन दे रहा है कि गन्ना हुआ, आलू, पत्ता गोभी। फिर आपसे बोल रहा है गन्ना, आलू, पत्ता गोभी। ये जो गन्ना हुआ ये बीज से नहीं होता है, तो इसलिए आपका ये गलत हो गया। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चावल हुआ, गेहूँ हुआ, ओट्स हुआ। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दे रहा है कि आलू हुआ, गुलाब और गन्ना। आलू भी कटा कटा वो तो बीज हो सकता है, लेकिन गन्ना भी नहीं होगा और गुलाब भी नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि गेहूँ, गन्ना, चावल। तो देखिए आपका राइट ऑप्शन इसमें जो होगा ना, यहाँ पे चावल भी दे रहा है, गेहूँ भी दे रहा है और ओट्स। ये तीनों बीजों के प्रवर्धन से होते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि चावल, गेहूँ और ओट्स का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। एक बीज से एक पौधा और इस पौधे द्वारा अनेक बीज प्राप्त होते हैं, अर्थात एक पौधे से अनेक पौधे तैयार करने की विधि को प्रवर्धन कहा जाता है। प्रवर्धन का दूसरा नाम प्रसारण है। बीजों द्वारा प्रवर्धन, जब बीजों से पौधे तैयार किए जाते हैं तो उसे बीज द्वारा प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन कब कहते हैं, जब जड़, तना, पत्ती, शाखा, कली पौधे के अंग होते हैं, इनके किसी भी अंग से जो नया पौधा तैयार किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, आपका कायिक प्रवर्धन। चलिए यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। ये आप लोग BEd BTC में पढ़े भी होंगे। ये जो बीजों का प्रवर्धन पूछ रहा है ये अक्सर उसमें पूछा जाने वाला आपके साइंस का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ आप लोग देख सकते हैं 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहां से PV सिंधु संबंध रखती हैं। आपका ऑप्शन दे रहा है इडली, चटनी, चावल, सांभर। आपको ऑप्शन दे रहा है रोटी, दाल, सब्जी, आलू पराठा। और आपको ऑप्शन में दे रहा है रोटी, सांभर, बांस की करी, मछली करी, फिश करी। और आपको फोर्थ ऑप्शन दे रहा है मछली करी, टैपियोका और चावल। तो यहाँ पे जो इडली चटनी चावल सांभर जो है आपके से जो है PV सिंधु जो है वो संबंध रखती हैं आपके फर्स्ट से, इसलिए आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग व्याख्या भी देख सकते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में PV सिंधु ने बैडमिंटन प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया था। PV सिंधु का संबंध जो है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से है। आंध्र प्रदेश राज्य का मुख्य भोजन है इडली, चटनी, चावल और सांभर। और ये आपके ना CTET में ना बहुत ज़्यादा मतलब समझ लीजिए ये सब क्वेश्चन ना कम से कम 1-2 क्वेश्चन इन सब पे, आसाम पे बन जाएगा, आपके कश्मीर पे बन जाएगा, आपके झारखंड पे, केरला पे, मतलब हर जगह, बिहार पे। तो इसलिए इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि 1-2 नंबर तो आपका यही बना देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि आपका अच्छा यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे दिया भी है थोड़ा सा व्याख्या। आप लोग देख सकते हैं कि गोवा का जो भोजन है आपका ना, भोजन के प्रकार जो है यहाँ पे
नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली गोवा में लोकप्रिय है। उबले हुए टैपियोका को नारियल का उपयोग करके बनाई गई किसी भी करी के साथ केरल में लोकप्रिय रूप से भोजन के तौर पर खाया जाता है। देखिए गोवा में आपका क्या है कि नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली जो होती है वहाँ का लोकप्रिय भोजन है। और उबला हुआ टैपियोका नारियल का उपयोग करके बनाई गई जो करी होती है उसके साथ केरल में लोकप्रिय रूप से भोजन के तौर पर खाया जाता है। 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और आपके जम्मू में सरसों के तेल में पकाई गई मछली जो होती है वह जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय है। और ये देखिए आपका आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए एक एक टॉपिक आप लोग ध्यान से देखते चलेगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी डिस्प्रेस्ड बाय वाइंड। निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना होती है। ऑप्शन में दे रहा है सूरजमुखी, ऑप्शन में दे रहा है आक। आक ये मदार जो होता है गाँवों में पाया जाता है। यहाँ पे आम दे रहा है, फिर आपको जेंथियम दे रहा है। तो जेंथियम जो हो रहा है देखिए आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा वायु द्वारा जो फैलता है। सूरजमुखी नहीं, आम भी नहीं और जेंथियम नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आक। आक वही मदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे पैसेज भी आप लोग देख सकते हैं कि आक मदार की फैलने की संभावना वायु द्वारा होती है। आक के पौधे शुष्क, ऊषर और ऊंची भूमि प्रायः सर्वत्र देखने को मिलते हैं। इस वनस्पति के विषय में साधारण समाज में यह भ्रांति फैली हुई है कि आक का पौधा विषैला होता है तथा यह मनुष्य के लिए घातक है। इसके विपरीत यदि आग का सेवन उचित मात्रा में योग्य तरीके से अनुभवी वैद्य की निगरानी में किया जाएगा तो अनेक रोगों में इससे बड़ा फायदा होता है। और सावधानी क्या आप लोग बरतेंगे कि मदार के दूध को आँख में नहीं लगाना चाहिए। इसके लगाने से आँख की दृष्टि जाने का डर रहता है और आदमी अंधा हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हुआ। आप एक और क्वेश्चन करिए कि आप दुकान से गेहूँ लेते हो और आप उसकी रोटियां बनाती हैं। गेहूं से रोटी बनाने की प्रक्रिया से सही क्रम का आप चुनाव कीजिए। फिर बोल रहा है एक पात्र में आप आटा लीजिए, आटा गूंथिए, रोटी सेकिए, फिर आप गेहूं का आटा बनाइए। फिर आपसे सेकेंड में बोल रहा है गेहूं का आटा बनाइए। एक पात्र में आटा लीजिए, आटा गूंथिए, गूंथे का आटे का पेड़े बनाइए और रोटियां सेकिए। फिर आपसे थर्ड में बोल रहा है आटा गूंथिए, गेहूं को पीसिए, रोटी बेलिए और रोटी सेकिए। आपके फोर्थ ऑप्शन में दे रहा है कि गेहूं से आटा पीसें, गूंथे, आटे के पेड़े बनाएं, रोटी सेकें और रोटियां बेलें। तो देखिए आप लोग को कहाँ से ये सही लग रहा है। आपका फर्स्ट ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं कि एक पात्र में आप लोग आटा ले सकते हैं, आटा गूँथे मान लीजिए आटा भी गूँथ लेते हैं आप लोग, उसका रोटी सेकेंगे। रोटी सेकने के बाद क्या आप लोग गेहूँ का आटा बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पे। फिर आपसे पूछ रहा है थर्ड ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि आटा गूँथें, गेहूं को पीसे, रोटी बेलें और रोटियां सेकें। आटा गूँथने के बाद क्या आप गेहूं पीसेंगे? नहीं पीसेंगे ना। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर आपसे फोर्थ ऑप्शन में पूछ रहा है गेहूं से आटा पीसिए, गूँथे आटे का पेड़े बनाइए, रोटियां सेकिए और रोटियां बेलिए। रोटी सेकने के बाद आप रोटी बेलेंगे? नहीं बेलेंगे ना। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। लेकिन आपका जो बी ऑप्शन है बोल रहा है गेहूं का आटा बनाइए, एक पात्र में आटा ले लीजिए, आटा गूँथिए, गूँथे आटे के पेड़े बनाइए और फिर आप लोग रोटियां सेकिए। इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अच्छा यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा व्याख्या भी इसका देख लीजिए कैसे क्रम है। एक पात्र में आप लोग आटा लेंगे, उसके बाद गूँथे आटे के पेड़े बनाएंगे और रोटियां सेकेंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि विकल्प आपका भी सत्य है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी है। क्यों? क्योंकि खाद्य जीव निम्नकर्णी है। खाद्य से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। खाद्य से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं
और खाद्य जो होता है, खाद्य की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो अगर आप लोगों से बोलें कि खाद्य जो जैव निम्नकरणीय होती है, ये बात सही है। और खाद्य से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, ये बात भी सही है। और खाद्य से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन खाद्य की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, किसके लिए? उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद्य का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि खाद्य की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। ये बात गलत है, इसलिए आपका क्या सही हो जाएगा? ए, बी और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा वो भी देख लीजिए, व्याख्या भी। उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद्य का उपयोग करने की सलाह निम्न कारण से दी जाती है। खाद्य जैव निम्नकरणीय है, खाद्य से एक प्रबल रसायन अभिक्रिया नहीं होती है, खाद्य से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, जैविक खाद्य के उपयोग से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है, खाद्य के उपयोग से भूमि की जलधारा क्षमता बढ़ती जाती है। यहाँ पे आप लोग एक देख सकते हैं कि जैविक खेती हेतु जो प्रमुख जैविक खाद्य एवं दवाइयाँ बनती हैं, उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नाडेप बोला जाता है, मुर्गी की खाद, हरी खाद, जैव उर्वरक, बायोगैस, वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद, पेट कंपोस्ट। तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। तो चलिए मिलता है सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा सभी को राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सभी को क्लास बढ़िया लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा सभी को राम राम, राधे राधे।